हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से। और हिमाचल जीके में आपके पास ये लास्ट क्लास रहेगी और इसमें हम बात करने वाले जितने भी आपके पास हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, इसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ साथ जितना भी मिसलेनियस आपके पास हिमाचल प्रदेश से जनरल नॉलेज का पूछा जाता है वो सारी चीज़ें हम इसमें देख लेंगे। जैसे कि सबसे पहले व्यक्ति इम्पोर्टेंट वाई एस परमार है। तो वाई एस परमार के बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि वाई एस परमार आपके पास क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान में। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो वाई एस परमार है हिमाचल का निर्माता इनको कहा जाता है। एक तो ये वाला तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तथ्य के परिणाम स्वरूप साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम बात करें तो आपके पास इन्होंने सिरमौर रियासत की अगर हम बात करें, सिरमौर रियासत में जो मजिस्ट्रेट है उसके तौर पर भी इन्होंने काम किया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके पास प्रथम श्रेणी जो मजिस्ट्रेट है सिरमौर रियासत, ये उसके जो एक सदस्य आपके देखने को मिलते हैं। या सीधे तौर पर अगर आपने कहना हो तो ऐसे कह लीजिए कि न्यायाधीश जो आपके पास सिरमौर राज्य के आपके पास देखने को मिले, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके बन जाता है। अब सिरमौर के ही क्यों बने? इसलिए सिरमौर के बने क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो सिरमौर में देखने को मिलता है। सिरमौर में जगह है बागतन। बागतन एक जगह है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, जहाँ पर इनका जन्म आपके देखने को मिलता है। इनका जन्म बागतन में हुआ था। कब हुआ था ये भी कई बार प्रश्न बन जाता है। 4 अगस्त 1906, 4 अगस्त 1906 को इनका जन्म आपके पास होता है सिरमौर के बागतन में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पास मुख्यमंत्री के तौर पर आपके कब कब देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले जो आपके पास विधानसभा चुनाव जीता था 1951-52 में आपके चुनाव हुए थे, सभी को पता है। तो 1951-52 में पहले मुख्यमंत्री बने, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 1952 से लेकर 56 तक फिर आपके मुख्यमंत्री के तौर पर फिर लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं 1957 में। फिर हालांकि पुनः वापस मुख्यमंत्री बनते हैं आपके पास 1963 से लेकर 67। अब आपको लगेगा कि आपके पास 1957 में क्यों आपके लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए या बीच में मुख्यमंत्री क्यों नहीं रहे। तो अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा हो एडमिनिस्ट्रेटिव की, जब हमने बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि विधानसभा यहाँ पे भंग कर दी गई थी। तो विधानसभा को परिवर्तित करके विधान परिषद बनाया गया। वापिस ये 1963 में आप वापस आपकी विधानसभा आई और जैसे ही विधानसभा वापस आती है तो मुख्यमंत्री भी आपके यही बनते हैं। और अंतिम रूप में आपके पास 1967 से लेकर 1977 तक की अगर मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगले व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे, रामलाल। एक व्यक्ति रहे रामलाल। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो है आपके पास 15 जनवरी 1929, पहले तो इनका आपके पास हम देखेंगे जन्म 1929 को इनका जन्म हुआ। और बात करें जिला शिमला की, तो जिला शिमला से जो क्षेत्रीय परिषद है उसके लिए निर्वाचित होने वाले सदस्य आपके रामलाल रहे। हालांकि आपके पास बाद में विधानसभा जब आई, विधानसभा के सदस्य भी आपके रहे थे। 1963 में विधानसभा के सदस्य रहे, 67 में फिर से चुने गए, 72 में फिर से चुने गए, आपके पास 90 में फिर चुने गए, 93 में फिर चुने गए। तो यहाँ पर ये बहुत बार आपकी विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। फिर आपके पास अंतिम रूप में 1998 में फिर से देखने को मिले। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो रामलाल है, जो श्री रामलाल की हम बात कर रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 1977 में। याद रखना 1977 में मुख्यमंत्री बने, फिर से आपके पास 1981 में मुख्यमंत्री के तौर पर देखे गए, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ में 1983 में आपके पास ये राज्यपाल के तौर पर आपके नियुक्त होते हैं। तो कहाँ के राज्यपाल ये नियुक्त हुए थे ये आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी रामलाल जी ने अपनी सेवाएं दी हैं। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाता है। उसी तरह वीरभद्र का नाम भी, राजा वीरभद्र, जो कि आप सभी को पता होगा, इन्होंने भी बड़ा योगदान दिया है हिमाचल प्रदेश के लिए। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो वीरभद्र का जो जन्म है 23 जून 1934, 23 जून 1934 को आपके देखने को मिलता है। कहाँ पर हुआ था?
राजा जो आपके पास रहेंगे बुशहर के। तो बुशहर जो रियासत थी, बुशहर रियासत के राजवंशी परिवार में राजा वीरभद्र का जन्म होता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो वंशज रहे हैं ये 131वीं पीढ़ी रहे हैं। तो 131 नंबर के उत्तराधिकारी के रूप में आपके देखने को मिलते हैं बुशहर रियासत। और जब बुशहर रियासत की बात आती है तो हमने देखा था बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी? कृष्ण के पुत्र आपके पास, श्री कृष्ण के जो पुत्र है प्रद्युम्न द्वारा की गई थी। तो उसी वंशज के आपके पास 131वें उत्तराधिकारी के रूप में आपके राजा वीरभद्र का नाम देखने को मिलता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर हम देखें तो वीरभद्र का आपके पास जो है समय शुरू होता है राजनीति में 1962 में देखने को मिले, 1967 में फिर से देखने को मिलते हैं, 1972 में फिर से देखने को मिले और 1980 में। यहाँ पर 1962, 67, 72, 1980 लोकसभा के लिए चुन कर आए। और साथ में अगर हम बात करें 1980 से लेकर 83 तक, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिए क्या क्या चीज़ें हुई, कब कब हुई। 1980 से 83 तक की अगर मैं बात करूं तो केंद्र में नागरिक उड्डयन उपमंत्री भी आपके देखने को मिलते हैं। नागरिक उड्डयन उपमंत्री आपके देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास कितनी बार आपके मुख्यमंत्री बने, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो 6 बार मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें 1983 से लेकर 90 तक, फिर उसके बाद 93 से लेकर फिर आपके पास 98 तक आपके पास देखने को मिलते हैं। फिर बाद में फिर आपके पास आगे जाकर ये आपके प्रोसेस चलता रहा। और आपको पता है लास्ट में अगर आप देखिए, हम छठी बार जो मैं बात कर रहा हूँ विधानसभा से आपके जो चुनकर आते हैं, तो यहाँ पे छठी बार जो मुख्यमंत्री बने थे ये 2012 में मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। तो इस करके ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आपके पास अंत की अगर हम बात करें तो 2017 में जो आपके पास विधानसभा के चुनाव हुए, कहाँ से जीत कर आए थे? अर्की से। तो अर्की विधानसभा सीट से जीते, लेकिन पार्टी आपके हार गई, तो उस कारण आपके पास फिर से मुख्यमंत्री आपके नहीं बन पाए। तो वीरभद्र भी बड़े इंपॉर्टेंट है। उसी तरह शांता कुमार की बात कर लेते हैं। शांता कुमार का नाम भी राजनीति में बड़ा चर्चित आपके देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक रहे थे शांता कुमार, इस कारण बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के प्रचारक ये थे। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म इनका 1934 में देखने को मिलता है, 1934। ठीक है, बाकी और ज़्यादा वैसे इतना नहीं है कि कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। कांगड़ा जिले से संबंधित है, वहीं इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें शांता कुमार की, शांता कुमार 1977 से लेकर 1980 जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो उसमें हम आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये आपके पास मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मिले 1977 से लेकर 1980। फिर आपके पास 1990 से अगर 92 की हम बात करें तो फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर आपके शांता कुमार देखने को मिलते हैं। ये 2-3 चीज़ें आपकी इनके बारे में याद रखनी है। हालांकि बाद में जो है 2019 में जो है इन्होंने जो आपके पास राजनीति से संन्यास आपके ले लिया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम कुमार धूमल के बारे में, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की अगर हम बात करें, इनका जन्म 1944 में देखने को मिला। और कहाँ पर देखने को मिलता है? जिला हमीरपुर से संबंधित है, तो हमीरपुर से इनका संबंध देखने को मिलता है। अंग्रेजी के एक जो है अध्यापक रहे हैं, तो उस करके ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1989 1991 में हम बात करें तो लोकसभा के लिए निर्वाचित आपके हुए थे प्रेम कुमार धूमल, इम्पॉर्टेंट है। फिर हालांकि विधानसभा की बात करें, विधानसभा में आपके पास इन्होंने अपनी सीट्स जो है बहुत बार जीती हैं। और मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने 2 बार अपनी सेवाएं प्रदान की है, तो 2 बार आपके पास मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस कारण भी ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अब राजनीति से 1-2 व्यक्तियों का नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे विद्या स्टोक्स की अगर हम बात करें, विद्या स्टोक्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। विद्या स्टोक्स को अगर हम देखिए तो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? विद्या स्टोक्स के बारे में इंपॉर्टेंट एक चीज़, इनका जन्म कब हुआ था? 8 दिसंबर 1927 में। कहाँ पर हुआ था? कोटगढ़, जो आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला में दिखने को मिलता है।
विधानसभा चुनाव के लिए कई बार आपके जीत कर आए, इस कारण इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं विद्या स्टोक्स क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी विधानसभा की। तो प्रश्न पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो विद्या स्टोक। जहाँ पर ये प्रथम आ गया वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, अपने आप में महत्वपूर्ण वो आपके टॉपिक बन जाता है। तो विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी विद्या स्टोक। इनका जन्म 8 दिसंबर 1927 को कोटगढ़ जिला शिमला में आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने आपके पास 2017 में अपनी जो है राजनीति से इन्होंने संन्यास आपके ले लिया था। बीच में आपके पास इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता भी और साथ में मंत्री के पद पर भी रही, जिसमें सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री का इनको एक पद आपके दिया गया था। तो ये राजनीति में कुछ आपके चर्चित चेहरे या इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति हैं ये देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा इतिहास पर जाते हैं। इतिहास में आपके पास कौन से ऐसे फेमस पर्सन है, कौन से इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे जिन्होंने आपके पास सक्रिय तौर पर आपके आंदोलन में भाग लिया या कुछ और इम्पोर्टेंट काम किया, किसी क्षेत्र में आपके पास पहले नंबर पर आया या कोई आपके पास हिमाचल प्रदेश से जो प्रश्न बनने की संभावना है। एक व्यक्ति का नाम है बाबा काशीराम, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। बाबा काशीराम, बाबा काशीराम की अगर हम बात करें तो बाबा काशीराम क्यों इम्पोर्टेंट है, इन्हें पहाड़ी गांधी कहा जाता है। तो पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा काशीराम को आपके जाना जाता है। ये बाबा काशीराम को जो पहाड़ी गांधी की उपाधि है ये किसने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। कब की बात है, 1937। तो 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब में एक जगह है गदड़ीवाला, पंजाब के गदड़ीवाला नामक स्थान पर इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि इसके बारे में ऐसे कोई तथ्य आपको देखने को नहीं मिलते, ये आपके पास वर्बली ऐसा कहा गया कि इनको पहाड़ी गांधी के रूप में आपके उपाधि प्रदान की, बाकी लिखित में आपको पहाड़ी गांधी की उपाधि नहीं दी है। सब संबोधित इनको किया है बाबा काशीराम को 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट व्यक्ति। इनका संबंध देहरा गोपीपुर जिला कांगड़ा में देखने को मिलता है, वहाँ से देखने को मिलता है क्योंकि इनका जन्म ही आपके पास कांगड़ा में हुआ है। अगले व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे, भागमल सोहटा। भागमल सोहटा ये अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है, सोहटा कई जगह सोल्टा भी हो सकता है। तो भागमल सोहटा की अगर हम बात करें ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि धामी आंदोलन के बारे में अगर आपने सुना हो तो धामी आंदोलन का जो नेतृत्व है 1939 में धामी गोलीकांड हुआ। उस धामी गोलीकांड में 2 व्यक्ति मारे गए। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो धामी आंदोलन 1939 का नेतृत्व भागमल सोहटा ने किया था। तो उस कारण ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। इनका जन्म आपके पास जिला शिमला, गांव आपके पास धार रहेगा। धार एक गांव है जिसमें जिला शिमला के अंदर ये देखने को मिलता है, यहाँ इनका जन्म आपके देखने को मिला। बाकी अगर हम बात करें तो 1922 में अगर ये वाला इम्पोर्टेंट आपको लगेगा तो उसको बेशक याद रख लेना। 1922 में कांग्रेस की सदस्यता इन्होंने ली और साथ में जो है प्रदेश में जो चल रहा था प्रजामंडल आंदोलन उसमें भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और कई बार आपके जेल भी गए। तो प्रजामंडल आंदोलन के भी आपके पास ये कह सकते हैं कि सदस्य रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण आपके हो जाता है। धामी गोलीकांड जो देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, धामी एक जगह है, वहाँ पर 2 व्यक्ति मारे गए थे। राजा के विरुद्ध आंदोलन आपके चल रहा था तो उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति आपके पास भागमल सोहटा देखने को मिलते हैं। अगले व्यक्ति की हम बात करें तो लालचंद प्रार्थी करके एक नाम बड़ा फेमस है, लालचंद प्रार्थी। लालचंद प्रार्थी क्यों इंपॉर्टेंट है और आपके पास हिमाचल प्रदेश में यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं इस व्यक्ति से। लालचंद प्रार्थी की अगर हम बात करें जन्म इनका होता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपके पास नगर एक जगह है। रोरिक आर्ट गैलरी भी यहाँ पर नगर में, अगर आपको याद रखना हो तो इसको बेशक याद रख लेना। लालचंद प्रार्थी की अगर हम देखें तो जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें तो ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके अपना जीवन व्यतीत करते हुए नजर आते हैं, जिसमें आपके पास लोगों की समस्याओं से संबंधित, लोगों के कल्याण के लिए, सामाजिक सुधार के लिए आपके इन्होंने प्रयास किए हैं। और इसी का परिणाम स्वरूप आपने क्या देखा कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लालचंद प्रार्थी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था और भी कई आंदोलन थे जिसमें जन जागरण आंदोलन जितने भी आपके रहे हैं
उन सभी में सक्रिय तौर पर इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ में अगर हम बात करें, इन्होंने कुल्लू राज्य से, क्योंकि इनका संबंध था, कुल्लू में इनका जन्म हुआ था, कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू राज्य के इतिहास पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कुल्लू देश की कहानी। तो कुल्लू देश की कहानी के लेखक लालचंद प्रार्थी ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। इनकी पुस्तक से बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, तो डेफिनेटली इसको भी आपने याद रखना। अगले व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? पंडित पद्मदेव के जन्म की अगर हम बात करें तो 1901 में, जो कि आपके पास 26 जनवरी 1901, 26 जनवरी 1901 को उनका जन्म आपके पास देखने को मिला डिस्ट्रिक्ट शिमला में। गांव की अगर हम बात करें, भमनौल करके एक गांव है, भमनौल, भमनौल गांव, जिला शिमला में इनका जन्म होता है। और पंडित पद्मदेव क्यों इम्पोर्टेंट है? पंडित पद्मदेव इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें जो है कविराज के नाम से जाना जाता है। तो किसे कविराज कहा जाता है? जिस तरह से पहाड़ी गांधी इंपॉर्टेंट है, कविराज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित पद्मदेव को आपके जो है कविराज के नाम से जाना जाता है, इम्पॉर्टेंट है। पंडित पद्मदेव की अगर हम बात करें तो ये आपके पास प्रदेश के पहले गृह मंत्री आपके पास देखने को मिलते हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1957 में जो आपके पास विधानसभा से चुनकर आए और गृह मंत्री आपके बने थे, तो ये अगर आपको याद रखना होगा तो ये भी याद रख लेना आपने। तो गृह मंत्री भी बने आपके, इस कार्य में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो इनका यही है कि आपके पास इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपके पास जो है कविराज के नाम से इनको जाना जाता है। अब यहाँ पर कविराज कहा जाता है तो डेफिनेटली इनका जो संबंध किससे रहा होगा? लेखन से रहा होगा, तो इस करके इम्पोर्टेंट है। हालांकि इन्होंने जो आपके पास जो जितने भी जो समाज सुधारक के आंदोलन थे उसमें इन्होंने सक्रिय रूप से अपनी योगदान दिया है। जैसे कि आपके पास अरिहंत की हमें बात करूँ, बेकार प्रथा की बात की जाए, अस्पृश्यता का विरोध है, इस सब के विरुद्ध जितने भी आंदोलन चलाए गए उसमें इन्होंने अपने जो है सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई है। तो पंडित पद्मदेव इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपके रहेंगे। फिर है यशपाल। यशपाल भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म आपके होता है जिला हमीरपुर में। तो यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है? यशपाल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनकी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, पुस्तक का नाम था सिंहावलोकन। इसको मैं लिख लेता हूं, सिंहावलोकन एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक आपके पास यशपाल आपके पास रहेंगे। इनका संबंध जिला हमीरपुर के नदौन से देखने को मिलता है। नदौन में आपके पास जो इनका संग्रहालय भी देखने को मिलता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास है। अगर याद रख सको तो बेशक इसको याद रख लेना। मेहरचंद महाजन अगले व्यक्ति जहाँ से प्रश्न बन सकता है। वन लाइनर के तौर पर इसको मैं करवा रहा हूँ, जहाँ से एक एक दो दो व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न निकाल कर वो दे सकते हैं आपको, उन प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। मेहरचंद महाजन, इनका जन्म जिला कांगड़ा नगरोटा में देखने को मिलता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम बात करें इनके बारे में तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके रहे, जो कि प्रथम हिमाचली व्यक्ति हैं। तो प्रथम हिमाचल से जो है जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं दी है, मेहरचंद महाजन, न्यायाधीश मेहरचंद महाजन बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पहले कौन थे जो आपके पास पहले यहाँ पर न्यायाधीश आपके नियुक्त हुए थे? हिमाचल का अलग है, लेकिन हिमाचल के प्रथम व्यक्ति जिसने जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, तो फिर मेहरचंद महाजन का नाम देखने को मिलेगा। अगले व्यक्ति की अगर हम बात करें, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा, एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कि हिमाचल में पहले कौन थे जिसने जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, ये प्रश्न अलग बनता है, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म आपके पास 31 जनवरी 1923 में देखने को मिला। ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मेजर सोमनाथ शर्मा क्या है, इनको जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से इनको जो है सम्मानित किया गया था। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है
और मरणोपरांत सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मरणोपरांत भारत सरकार ने इन्हें प्रथम परमवीर चक्र आपके दिया था, तो उस कारण मेजर सोमनाथ शर्मा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1947 की अगर हम बात करें तो कश्मीर में कबायलियों से लड़ते हुए इनकी जो है आपके पास वीरगति आपकी हो गई थी, जिसके कारण जो है बाद में जो है भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति आपके मेजर सोमनाथ शर्मा आपके बन गए थे। तो इस कारण ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा योगदान आपके रहेगा, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखिए तो इसके अलावा आपके पास वैसे ज़्यादा तो एक दो व्यक्ति नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपने एक व्यक्ति का नाम याद रखना होगा राजनीति से संबंधित है, कृष्णदत्त सुल्तानपुरी, जिनको आप कहते हो केडी सुल्तानपुरी। तो केडी सुल्तानपुरी इम्पोर्टेंट इसलिए है, लगातार 6 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति केडी सुल्तानपुरी इम्पोर्टेंट है। 2006 में इनका जो है निधन आपकी हो गया था। और बात हम करें तो इनका जन्म 1932 में आपके देखने को मिलता है, जो कि जिला सोलन से देखने को मिलता है। तो केडी सुल्तानपुर लगातार आपके पास 6 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, तो इस कारण ये व्यक्ति आपके पास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा अब टॉपिक वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास हिमाचल प्रदेश में कितने मंडल है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मंडल 3 है। कौन कौन से हैं? पहला आपके पास कौन सा है? मंडी। मंडी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा मंडल मंडी, पहली बात। दूसरी बात, मंडी के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? बिलासपुर, हमीरपुर, खुद मंडी, इसके अलावा कुल्लू और लाहौल स्पीति। ये 5 जो जिले हैं ये मंडी मंडल के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें धर्मशाला की, धर्मशाला सबसे छोटा है। 3 मंडल कौन कौन से हैं? मंडी है, धर्मशाला है, शिमला है। मंडी सबसे बड़ा है, धर्मशाला सबसे छोटा। सबसे छोटा आपके पास धर्मशाला, इंपॉर्टेंट। धर्मशाला में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन से? एक चंबा है, दूसरे की अगर हम बात करें कांगड़ा है, और तीसरा की अगर हम बात करें तो ऊना। 3 जिले चंबा, कांगड़ा, ऊना, ये धर्मशाला उपमंडल के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें शिमला मंडल के बारे में, शिमला में आपके पास कितने जिले देखने को मिलते हैं? शिमला में 4 जिले हैं। कौन कौन से? किन्नौर है आपके पास, शिमला है, सिरमौर है, और आपके पास सोलन। ये चारों किस मंडल में आएंगे? तो चारों आपके पास शिमला मंडल के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है? जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी याद रखनी है? एक तो आपने याद रखनी है संजय विद्युत परियोजना, इम्पोर्टेंट। पहली संजय विद्युत परियोजना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके पास ये बनी है सतलुज पर। सतलुज पर बनी है, किस में बनी है? तो किन्नौर जिले के अंदर देखने को मिलती है। 120 मेगावाट की क्षमता इसकी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है नाथप्पा। नाथप्पा जाखड़ी परियोजना किन्नौर में देखने को मिलती है, सतलुज नदी पर बनी है। 1500 मेगावाट की आपके पास क्षमता इसकी देखने को मिलेगी। करचंग वांगटू परियोजना किन्नौर में देखने को मिलती है। बात की जाए सतलुज नदी पर आपके पास है, और लगभग 1000 मेगावाट की इसकी विद्युत क्षमता है, जो आपके पास कितनी उत्पादन यह कर सकती हैं। फिर अगर हम बात करें शोंगटम करचम परियोजना, ये किन्नौर में देखने को मिलती है, सतलुज नदी पर है, और लगभग 402 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो शोंगटम करचम परियोजना किन्नौर में है और सतलुज नदी पर बनी है, 402 मेगावाट की है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है आपके पास पार्वती जल विद्युत परियोजना, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। पार्वती जल विद्युत परियोजना कुल्लू में है। किस नदी पर आपके पास है? पार्वती जल विद्युत परियोजना, ये व्यास पर आपके पास देखने को मिलती है। व्यास और पार्वती दोनों का ये संगम है। 2051 मेगावाट आपके पास इसकी क्षमता देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकड़ा बांध नागल में देखने को मिलता है, सतलुज नदी पर बना है, 1325 मेगावाट की क्षमता इसकी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक आपने याद रखना शानन जो पावर प्रोजेक्ट आपके पास है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, आपके पास उहल और व्यास के आपके पास देखने को मिलता है। 110 मेगावाट आपके पास ये परियोजना है। हालांकि व्यास नदी पर है लेकिन उहल इसके सहायक है, तो आपके पास याद रख लेना, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ में नाम इनके आ रहे हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा अधिक लेंगे।
व्यास नदी की बात कर लेते हैं। तो व्यास नदी का आपके पास अगर पूछा जाए वैदिक नाम तो आपके पास अर्जिकिया, वैदिक नाम अर्जिकिया है। संस्कृत नाम व्यास का है विपाशा, संस्कृत नाम विपाशा और आपके पास वैदिक नाम अर्जिकिया। ये इम्पोर्टेंट है, अर्जिकिया वैदिक नाम है व्यास का और साथ में संस्कृत नाम आपके विपाशा देखने को मिलता है। चिनाव नदी का भी पूछा जा सकता है। 5 मुख्यतः नदियाँ आपके पास हिमाचल में है। पहली व्यास होगी, दूसरी की हम बात करें चिनाव की। चिनाव के अगर वैदिक नाम की अगर हम बात करें तो उसको अस्किनी के नाम से, अस्किनी के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरे की अगर हम बात करें तो इसको चंद्रभागा, चंद्रभागा इसको कहा जाता है। अस्किनी इसका वैदिक नाम है और संस्कृत नाम इसका चंद्रभागा। दूसरी अगर हम बात करें रावी की, 2 हमने कर दी हैं। तीसरी नदी हिमाचल प्रदेश की रावी इम्पॉर्टेंट है। और रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी, पुरुषनी आपके पास देखने को मिलता है। पुरुषनी इस तरह से भी लिखा जाता है, पुरुषनी इस तरह से भी लिखा जाता है। अब जैसा आपको ठीक लगता है देख लेना। पुरुषनी रावी नदी का वैदिक नाम और संस्कृत नाम आपके पास इरावती, इरावती इसका संस्कृत नाम देखने को मिलता है। 4th की अगर हम बात करें सतलुज, सतलुज नदी का आपके पास संस्कृत नाम शतुद्रु है और वैदिक नाम सतुद्री है। सतुद्री ये वैदिक नाम है, इंपॉर्टेंट है। शतुद्र, शतुद्रु ये आपके पास संस्कृत नाम देखने को मिलेगा, वैदिक नाम और संस्कृत नाम। फिर आपके पास है यमुना। यमुना का प्रभाव क्षेत्र बहुत कम है, कम प्रभाव क्षेत्र आपके देखने को मिलता है। इसकी अगर हम बात करें, इसका एक ही नाम आपके वैदिक और संस्कृत इसमें नहीं पूछा, इसका पौराणिक नाम पूछा जाता है कालिंदी। कालिंदी इसका जो है पौराणिक नाम आपके देखने को मिलता है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी है, ये कई बार पूछ ली जाती है। इम्पॉर्टेंट जो है उनके बारे में देखेंगे। हालांकि झीलों के ऊपर अलग से मैंने वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की है, तो उसको भी जाकर आपने देख लेना। अगर आपको वीडियो स्किप होगी है तो चैनल पर जाना, क्वालिटी लर्न पॉइंट प्लेलिस्ट में HPGK का अलग से फोल्डर है, उसमें जो आपके पास महत्वपूर्ण जितनी भी झीलें उसकी ट्रिक वाली एक वीडियो है, उसको आप देख लेना। अभी हम बात करेंगे खजियार की। खजियार चंबा, खजियार जिला आपके पास किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। मणिमहेश किस में? चंबा में है। महाकाली किस में? चंबा में है। लामा किस में? चंबा में। लामा इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट लामा? लामा इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये 7 जिलों का समूह है, तो उस करके ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। करेरी झील की अगर मैं बात करूँ, करेरी झील कहाँ पर है? करेरी आपके कांगड़ा में है। करेरी झील कांगड़ा में है, इंपॉर्टेंट है। नाको झील कहाँ पे है? नाको किन्नौर में है। ये मिसलिनियस चल रहा है, आपकी क्लास जो है मिसलिनियस वाली चल रही है, इसमें इधर उधर की कुछ चीज़ें छूट गई है, वो सारी यहाँ पे आके आ जाएगी। नाको आपके पास किन्नौर की देखने को, सोरंग भी किन्नौर की है, तो सोरंग भी आपने याद रख लेना। तो सोरंग भी कहाँ की है? सोरंग भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की है। मंतलाई झील, मंतलाई झील ये कुल्लू की देखने को मिलती है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक करेरी हमने देखा था, कराली है, एक कराली झील अलग है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। जो आपके पास ये कराली झील है डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें पराशर झील, पराशर और रिवाल्सर, ये 2 इंपॉर्टेंट मंडी से आपने याद रखनी। रिवाल्सर और पराशर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट मंडी से आपके देखने को मिलती हैं। इसके अलावा चंद्रताल और सूरजताल, ये चंद्रनहान और आपके पास याद रखना चंद्रा और जो भागा है, ये दोनों इसी के नाम पर आपके देखने को मिलती हैं। सूरजताल ये कहाँ पर आपके पास है? तो ये आपके पास देखने को मिलता है लाहौल स्पीति में। ये कुछ झीलें आपने याद रखनी। हिमाचल प्रदेश के पंडोह भी आपने याद रखना अगर रखना होगा, ठीक है। पंडोह के पहले तो आपने गुरु गोबिंद सागर झील सबसे बड़ी, फिर आपके पास जो है पौंग झील और तीसरे नंबर पर पंडोह झील, ये आपके मानव निर्मित झीलें हैं। और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिलती हैं, तो इसको भी आपने याद रख लेना। प्रमुख चोटियाँ देख लेंगे। चोटियाँ आपके पास जो है हिमाचल प्रदेश में प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी आपके देखने को मिलती हैं, इनकी हम बात करेंगे। चोलांग चोटी,
डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। चुनांग चोटी कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आपकी ये देखने को मिलती है। चूड़धार डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। इसके अलावा चांशल की चोटी आपने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट शिमला। इसके अलावा आपके पास इंद्र किला चोटी आपने सुनी होगी। ये कहाँ पर है? इंद्र किला कुल्लू में है। ठीक है, इंद्र किला कहाँ पर है? कुल्लू में आता है। प्रांगला की अगर मैं बात करूँ, प्रांगला कहाँ पर है? प्रांगला भी आपके पास कुल्लू में देखने को मिलता है। इसके अलावा कैलाश की अगर मैं बात करूँ, कैलाश चोटी कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? चंबा में आती है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा गेफांग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ग्लेशियर भी है। गेफांग चोटी भी है, ग्लेशियर भी आपके पास है। ये लाहौल स्पीति में आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा किन्नर कैलाश सुना होगा, किन्नौर में आपके पास है किन्नर कैलाश, किन्नौर। ठीक है, किन्नर कैलाश किन्नौर में आपके पास है। इसके अलावा आपके पास शिला क्यों इंपॉर्टेंट है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिला, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में देखने को मिलती है, इस कारण ये बड़ी इंपॉर्टेंट। इसकी हाइट भी कई बार पूछी जा सकती है, 7026 मीटर आपके पास। कई बार इसको 26 होगा, कई जगह 25 होगा, दोनों आपके पास सही है। मीटर में आपसे ये हाइट पूछ ली जाती है। इसके अलावा आपके पास श्रीखंड, ये कहाँ पर आता है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आपके पास ये चोटी आपके देखने को मिलती है। उसी तरह प्रमुख दर्रे हम देख लेंगे एक नज़र, थोड़ा रिवीजन इसको समझ लीजिए। दर्रे आपके पास दुर्राची दर्रा चंबा में है, जो कि चंबा और भटियात के बीच में आपके पास देखने को मिलता है। भटियात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी है। जलोड़ी दर्रा ये भी आपके पास आंतरिक जो सिराज है और बाह्य सिराज है, यानी कि आंतरिक और बाह्य को आपके पास ये जोड़ता है, ये कुल्लू में देखने को मिलता है, इम्पोर्टेंट है जलोड़ी दर्रा। फिर आपके पास रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में देखने को मिलता है। अब रोहतांग दर्रे की जब भी बात आती है तो कई बार रोहतांग दर्रे की हाइट भी पूछ ली जाती है, 3978 मीटर, याद रखना, हाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें सांच दर्रे की, तो सांच दर्रा कहाँ पर है? तो सांच दर्रा आपके पास चंबा को पांगी से ये जोड़ता है, ये भी महत्वपूर्ण दर्रा आपके रहेगा। कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, तो उस कारण ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुगती दर्रा भी है, कुगती वन्यजीव अभयारण्य भी है, तो यहाँ पर कुगती दर्रा ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, तो इस कारण आपकी ये भी कुगती इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपके पास प्रांगला दर्रा, तो प्रांगला जो दर्रा है ये आपके पास जास्कर पर्वत श्रृंखला में आपके पास देखने को मिलता है। प्रांगला दर्रा कहाँ पर है? जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच आपके पास देखने को मिलता है, इस कारण ये इम्पोर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट झरने देख लेंगे या चश्मे जिसको आप कहते हो, चश्मे जो प्राकृतिक तौर पर सोर्स आपके पास होते हैं, इसमें गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों के आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट है उनको हम इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास वशिष्ठ की हम बात कर लेते हैं। वशिष्ठ एक गर्म पानी का चश्मा है या झरना है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में देखने को मिलता है। फिर आपके पास खीरगंगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। खीरगंगा गर्म पानी का चश्मा है, कुल्लू में देखने को मिलता है। गर्म पानी के कुल्लू में कौन कौन से हैं वैसे ही आप इसको याद रख लीजिए। पहले वशिष्ठ हैं, फिर आपके पास खीरगंगा है, फिर कसोल आपके पास आता है, फिर आपके पास मणिकरण है। इसके अलावा आपके पास गर्म पानी के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर शिमला में मैं बात करूं, शिमला में ज्योरी आपने सुना होगा, ज्योरी गर्म पानी का चश्मा आपके पास है। टापरी गर्म पानी का चश्मा आपके पास है। तातापानी आपके पास, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है तातापानी, तो तातापानी की गर्म पानी का चश्मा डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है। टापरी किन्नौर में आता है। ठीक है, तो टापरी कहाँ पर आएगा? किन्नौर में आएगा। शिमला में आएगा ज्योरी, और तातापानी कहाँ पर आएगा? तातापानी डिस्ट्रिक्ट मंडी में आएगा। शिमला में एक और झरना है चेडविक फॉल के नाम से इसको जाना जाता है। चेडविक फॉल ये ठंडा पानी का चश्मा आपके पास देखने को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। बाक्सूनाथ झरना बहुत ज़्यादा फेमस है आपके पास, अगर हम देखें तो बाक्सूनाथ क्यों इम्पोर्टेंट है? बाक्सूनाथ इम्पोर्टेंट है आपके पास, ये एक टूरिस्ट प्लेस है बाक्सूनाथ, जो ठंडा पानी का चश्मा आपके पास यहाँ देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ज्वालामुखी में भी गर्म ठंडा पानी का चश्मा और गर्म पानी के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास सतधारा जो आपके पास ये ठंडा आपके पास है, ये कहाँ पर आपके पास है? ये चंबा में आपके पास देखने को मिलता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ आपके पास चोटियां हमने देख ली थी, कुछ घाटियां भी आपके पास महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि घाटियों से भी प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि चंद्रभागा घाटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपके पास लाहौल स्पीति के अंदर देखने को मिलती है। उसी तरह आपके पास पिन घाटी है। पिन घाटी लगता कुल्लू में है, लेकिन है नहीं ये कुल्लू में। पिन घाटी आपके पास ये लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलती है। पार्वती घाटी कहाँ पर है? पार्वती घाटी आपके पास कुल्लू में देखने को मिलती है। इसके अलावा सिराज घाटी कहाँ पर है? तो सिराज घाटी आपके कुल्लू में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम प्रश्न पूछे जाए आपसे, बलह घाटी क्यों पूछ रहा हूँ आपसे? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बलह घाटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में अगर हम देखें तो आपके देखने को मिलती है। सबसे उपजाऊ घाटी के रूप में इसको जाना जाता है, बलह घाटी को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उस करके। इसके अलावा आपके पास बंदर घाटी एक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आपके पास है बंदर घाटी। साथ में आपके पास सांगला घाटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सांगला घाटी क्यों इंपॉर्टेंट है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आपके पास ये देखने को मिल जाती है, तो उस कारण ये इंपॉर्टेंट है। ऊना में एक घाटी है जिसको जाना जाता है स्वा घाटी के नाम से। स्वा घाटी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती है, स्वा नदी, इसको दुखू की नदी भी कहा जाता है, तो उस कारण भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है। एक इसमें और टॉपिक हम कर लेते हैं, प्रसिद्ध मंदिर देख लेते हैं, क्योंकि मंदिर से कई बार प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और वहाँ से और कुछ फैक्ट अगर निकल कर आए तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो है लक्षणा देवी मंदिर हो गया। इम्पोर्टेंट बताऊंगा, मंदिर तो हिमाचल प्रदेश में बहुत है, देवभूमि इसको इसीलिए तो कहा जाता है। मंदिर आपके पास बहुत है, देवता बहुत आपके पास, स्थानीय देवता आपके देखने को मिलते हैं। लक्षणा देवी मंदिर भरमौर में है, यानी कि चंबा में है। मणिमहेश मंदिर भरमौर में आता है। गणेश मंदिर भरमौर में आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। भरमौर के 84 मंदिर, ये तो बेशक आपने लिख लेना 84 मंदिर। ये 84 मंदिर भरमौर में आपके पास देखने को मिलता है। उसी तरह अगर हम बात करें हिडिंबा, हिडिंबा इम्पोर्टेंट है। हिडिंबा मंदिर क्यों इम्पोर्टेंट है? ये देखने को मिलेगा आपके पास मनाली में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। आपके पास कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, टूरिस्ट प्लेस है। हिडिंबा मंदिर पेगोडा शैली में आपके पास निर्मित है, उस कारण ये इम्पोर्टेंट है। उसी तरह मनु मंदिर भी आपके मनाली में है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, मनु को समर्पित है। भीमा काली मंदिर, भीमा काली मंदिर कहाँ पर है? सराहन, सराहन में आता है ये भीमा काली मंदिर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, सराहन शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखने को जगह मिलती है। फिर आपके पास जामलू मंदिर, जामलू मंदिर ये मलाणा में है। मलाणा आपके पास विश्व का जो प्राचीनतम लोकतंत्र है, ये मलाणा में देखने को मिलता है, तो इस कारण मलाणा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस कारण फेमस हो जाता है। तो कुल्लू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जामलू मंदिर जो है, ये ऋषि जमदग्नि को समर्पित आपके था जामलू मंदिर, अगर याद रख सको तो रख लेना। फिर आपके पास बाबा बड़भाग सिंह मंदिर, बाबा बड़भाग, ये बाबा बड़भाग सिंह मंदिर ये देखने को मिलता है ऊना में। ऊना में एक जगह है मेड़ी, यहाँ पर मेला भी लगता है। प्रसिद्ध गुरुद्वारा है बाबा बड़भाग सिंह मंदिर, तो अगर याद रखना हो तो रख लेना। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, डिस्ट्रिक्ट ऊना में देखने को मिलता है, मेडी के अंदर है ना, याद रख लेना आपने। जिस तरह से मंदिर होते हैं उसी तरह से आपके पास जो बौद्ध धर्म है उसमें मठ होते हैं। तांबो मठ कहाँ पर है? काजा में, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट इसलिए भी कहा जाता है, तांबो मठ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड का सबसे प्राचीनतम आपके पास है, उस कारण तांबो इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर हम बात करें हिमाचल का जो अजंता है, हिमाचल के अजंता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अजंता की गुफाएं वैसे तो आपने महाराष्ट्र में देखी होगी, लेकिन हिमाचल में जो है, हिमाचल में अगर हम बात करें तो हिमालय का जो अजंता नाम से किसे जाना जाता है? तांबो मठ को आपके जाना जाता है। जिस तरह से हिमाचल में अजंता है, उसी तरह एलोरा भी देखने को मिलता है। तो हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है? रॉक कट टेम्पल मसरूर। तो मसरूर में आपके पास एक रॉक कट टेम्पल आपके पास देखने को मिलता है। रॉक कट यानी कि पहाड़ों से काट कर बनाया गया एक मंदिर, एक ही पत्थर को काट कर उसको निर्मित किया गया है, तो इस कारण ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रॉक कट टेम्पल मसरूर, इसको हिमाचल का जो है एलोरा कहा जाता है। एलोरा, हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है? रॉक कट टेम्पल मसरूर में जो ये देखने को मिलता है, इसको एलोरा के नाम से आपके जाना जाता है।
एक और मंदिर है मृकुला देवी। मृकुला देवी मंदिर उदयपुर में है। ठीक है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मृकुला देवी मंदिर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर देखने को मिलता है? उदयपुर में देखने को मिलता है। बड़ा फेमस मंदिर आपके पास है, एक जो आपके पास टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसको जाना जाता है। चूड़धार जो है शिरकुल महाराज का मंदिर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास है। इसी तरह से आपके पास जिस तरह से तांबा मठ था काजा में, उसी तरह से की मठ भी आपके पास स्पीति में जो देखने को मिलता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पीति का सबसे बड़ा मठ है की मठ, तो उस कारण ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके हो जाता है। तो और इसके अलावा ज्वालामुखी की अगर हम बात करें, ज्वाला जी माँ ज्वाला का टेम्पल आपके पास है, बैजनाथ मंदिर आपके पास है, बृहदेश्वरी देवी मंदिर है, चिंतपूर्णी है। ये सारे मंदिर आपको वैसे भी पता होगी, तो ये सारे मंदिर आपके पास इंपॉर्टेंट है। त्रिलोकीनाथ का मंदिर आपके पास देखने को मिलता है उदयपुर में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास। लक्ष्मी नारायण का मंदिर आपके पास चंबा में देखने को मिलता है, जो कि एक 6 मंदिरों का समूह है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। प्रश्न पूछा जा सकता है 6 मंदिरों का समूह है 6 मंदिरों का, कौन सा? लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिलता है। साहिल वर्मन ने इसको बनाया था, तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण आपके पास स्थान रखता है। हिमाचल प्रदेश की अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो प्रश्न कई बार यहाँ से भी बन सकते हैं। तो ये आपके पास हिमाचल प्रदेश का कुछ मिसलेनियस था, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आपके पास यहाँ पर रह गई थी, कुछ व्यक्ति थे इंपॉर्टेंट जो कि हिस्ट्री में भी कवर नहीं हुए थे, तो हमने यहाँ पर वो कवर कर लिए हैं जितना पॉसिबल था। बाकी हिमाचल प्रदेश का तो आपके पास इतना ही है। हिमाचल प्रदेश का जो HPG का सामान्य ज्ञान क्लास 3 के लिए इतना ही आपके देखने को मिलता है। बाकी जो है आप सभी जो है अपनी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाकी मिलते हैं अगले क्लासेस में।